लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक वेशभूषा शालीन ही रखिए का ऑडियो 2। हमको यहाँ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पोशाक का राष्ट्रीयता से भी घनिष्ठ संबंध है। वस्त्रों से मनुष्य की जाति और देश का प्रकटीकरण होता है और जिन लोगों को अपनी जातीयता का अभिमान होता है वे पोशाक की रक्षा प्राणपण से करते हैं। हमारे तो देशवासी इस तथ्य को भूलकर अंग्रेजी फैशन का अंधानुकरण करते हैं। उनको यह पता नहीं कि स्वयं अंग्रेज अपनी राष्ट्रीय पोशाक के विषय में कितने दृढ़ हैं। यह सभी जानते हैं कि भारतवर्ष इंग्लैंड की अपेक्षा बहुत कुछ गर्म देश है और इसीलिए यहाँ की संस्कृति में वस्त्रों का प्रयोग कम ही करने को अच्छा बतलाया गया है। यहाँ शरीर पर केवल दुपट्टा उत्तरी वस्त्र डालकर बड़े बड़े उत्सवों समारोहों में भाग लेना भी हीनता का चिन्ह नहीं माना जाता। परोत्सवों में तो आचार्य पुरोहित आदि पूजनीय व्यक्ति अनिवार्य रूप से केवल 2 वस्त्र खंडों का ही उपयोग करते हैं। इसका एक बड़ा कारण यही है कि इस देश की गर्म जलवायु में अधिक वस्त्रों का पहनना अनुपयोगी और असुविधाजनक ही सिद्ध होता है। पर इंग्लैंड की दशा इससे बिल्कुल भिन्न है। यह शीत प्रधान देश है और वहाँ वर्ष के अधिकांश महीनों में ठंड से बचने के लिए कई ऊनी कपड़े एक के ऊपर एक पहनते हैं। सबसे नीचे बनियान, फिर कमीज, वास्कट यानी वेस्टकोट और कोट की वहाँ सामान्य पोशाक है। जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो ऊपर से ओवरकोट और पहन लेते हैं। इंग्लैंड में तो यह आवश्यक और उपयोगी ही है, पर भारतवर्ष की आव हवा में खासकर गर्मी की ऋतु में इतने वस्त्रों की कदापि आवश्यकता नहीं। वरन सबसे बड़ी परेशानी होती है अंग्रेज लोग अपनी राष्ट्रीयता के ख्याल से इस देश में रहते हुए भी गर्मी का कष्ट सह लेते थे। जब बहुत अधिक असुविधा होती थी तो ठंडे पहाड़ी स्थानों में चले जाते थे, पर कभी यह नहीं सोचते थे कि आव हवा के अनुकूल भारतीय पोशाक को काम में लाने लगे। इस संबंध में हमको एक घटना का स्मरण हो जाता है। बंगाल में जिन दिनों राजनीतिक आंदोलन तेजी से फैला हुआ था, लॉर्ड कार्माइकेल वहां के गवर्नर होकर आए। वे स्वभाव से ही बड़े सज्जन और बंगाल के राजनीतिक असंतोष को कम करने के लिए उन्होंने भारतवासियों के साथ खूब मिलजुल कर रहना और प्रेम युक्त व्यवहार करना आरंभ कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनका अनेक उच्च श्रेणी के भारतीयों से घनिष्ठ संबंध और मित्रता हो गई। एक बार जब गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी, एक भारतीय सज्जन उनसे मिलने गए। उन्होंने देखा कि गर्मी की अधिकता से वे बहुत परेशान थे और खस की टट्टी, पंखा आदि की व्यवस्था होने पर भी कलकत्ते की गर्मी में व्याकुलता अनुभव कर रहे थे। उन भारतीय सज्जन ने इस विषय की चर्चा छिड़ने पर कहा कि आप लोग तो गर्मी में इतने अधिक कपड़े क्यों पहने रहते हैं? अगर आप भारतवासियों की तरह कुर्ता धोती जैसी हल्की पोशाक पहन लेते तो गर्मी का इतना कष्ट न सहना पड़ता। लॉर्ड कार्माइकेल ने इस बात पर कुछ असंतुष्ट होने का भाव प्रकट करते हुए कहा, क्या करें, हम मूर्ख हैं जो इतनी गर्मी में भी इतने वस्त्र पहने रहते हैं। इसका आशय यही था कि यह हमारी जाति पोशाक है। इसी को देखकर लोग हमको अंग्रेज जान लेते हैं। अगर हम दूसरे देश की पोशाक धारण करने लगे तो हमारी जातीयता की पहचान और रक्षा कैसे हो सकेगी? इसीलिए हम गर्मी का कष्ट सहन कर लेते हैं पर अपनी पोशाक को नहीं त्यागते। इसके विपरीत हमारे देशवासी क्या देश और क्या विदेश हर जगह कोट पैंट की विदेशी पोशाक में
रहना ही शान समझते हैं। इस नकलचीपन के लिए एकाध बार उनको राष्ट्रसंघ की बैठकों में भी टोका गया है कि क्या आपकी अपनी राष्ट्रीय पोशाक और राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारे देश में भी ऊंचे दर्जे के विद्वान और विचारक हैं। वे भारतीय परिधान की महत्ता को समझने वाले और उसकी रक्षा करने वाले हुए हैं। इस विषय में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का उदाहरण बड़ा अनुकरणीय है। वे बंगाल में शिक्षा विभाग के एक उच्च पद पर नियुक्त कर दिए गए थे, जिसके कारण उनको प्राय बड़े अंग्रेज अधिकारियों से मिलना जुलना पड़ता था। बंगाल के गवर्नर के पास भी वे प्राय जाया करते थे और गवर्नर साहब गुणों के कारण उनका बड़ा सम्मान भी करते थे, पर एक बड़े अफसर होते हुए भी वे सदा अपनी ठेठ देसी पोशाक, बगलबंदी और धोती पहनकर रहते थे। एक बार यह कायदा बना दिया गया कि गवर्नर साहब के पास कोई देसी पोशाक में न जाए, वहाँ कोट पैंट पहनकर जाना ही आवश्यक है। जब विद्यासागर जी को इस नियम की सूचना मिली तो वे गवर्नर साहब के पास पहुँचे और उसने उनसे कहा कि मैं आज अंतिम बार आपके पास आया हूँ, अब मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकूँगा। गवर्नर साहब ने कुछ आश्चर्य प्रकट करते हुए इसका कारण पूछा तो उन्हें स्पष्ट कर दिया कि किसी दशा में अपनी स्वदेशी पोशाक को नहीं छोड़ सकता और आपके यहाँ कोट पैंट पहनकर आने का नियम बना दिया गया है। इसीलिए आपके यहाँ मेरा आ सकना और अपने कर्तव्यों को पूरा करते रह सकना असंभव हो जाएगा। लॉर्ड साहब उनके जाति अभिमान के भाव के देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आज्ञा दे दी कि उक्त नियम आप पर लागू नहीं होगा, आप पूर्ववत देसी पोशाक में ही आते रहें। इसी प्रकार लोकमान्य तिलक चोटी के विद्वान और भारत के सर्वमान्य नेता होते हुए भी महाराष्ट्रीय पोशाक में रहते थे और सदा धोती पगड़ी आदि ही पहना करते थे। जब उनको अपने मुकदमे के संबंध में विलायत जाना पड़ा तब भी उन्होंने इस नियम को नहीं छोड़ा। इसी प्रकार मालवीय जी भारतीय पोशाक के परम भक्त थे और लंबा अंगरखा तथा सफेद पगड़ी एक प्रकार से उनकी प्रतीक बन गई थी। वे सदा अपनी बड़ी सरकारी काउंसिलों और कमेटियों में बुलाए जाते थे, सदस्य बनाए जाते थे। अंग्रेज अधिकारियों से संबंध भी रहता था, पर उन्होंने एक दिन के लिए भी अपने नियत वस्त्रों के बजाय अंग्रेजी ढंग के कपड़े नहीं पहने। गांधी जी की विशेषता तो जगत प्रसिद्ध है। उन्होंने भारतीय आदर्श पालन करने के लिए लंगोटी और ओढ़ने के एक वस्त्र के अतिरिक्त सब कपड़ों का त्याग कर दिया था और विलायत में ब्रिटिश सम्राट के महल में निमंत्रित किए जाने पर भी उसी वेश में वहां गए। बादशाही महलों में पूरी पोशाक में ही जाने का नियम है और खुले पांव रखकर वहां किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने पर निषेध है। पर गांधी जी के लिए इस नियम को एक विशेष आज्ञा द्वारा हटा दिया गया और वे लंगोटी पहनकर ही सम्राट से मिले। भारतीय परिधान की महत्ता। अगर प्राकृतिक जीवन के सिद्धांतानुसार देखा जाए तो पोशाक के संबंध में भारतीय मनीषियों की मान्यता बहुत ही प्रशंसनीय और हितकारी है। वे प्रकृति के इस नियम को जानते थे कि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से वायु तथा सूर्य प्रकाश का हमारी देह से जितना संपर्क होता रहे उतना ही लाभजनक है। इसीलिए वे जो वस्त्र धारण करते थे वे केवल लज्जा निवारण के लिए होते थे। प्राचीन काल में तो एक वस्त्र कमर के गुल्फ टखनों तक पहन लेना और दूसरा उतना ही बड़ा ऊपर के अंग पर ओढ़ लेना पर्याप्त समझा जाता था।
बड़े बड़े ऋषि मुनि ही नहीं, राजा महाराजा तक भी अधिकांश समय इसी वेश में रहते थे। केवल दरबार अथवा युद्ध आदि के अवसर पर अन्य प्रकार की पोशाक धारण की जाती थी, जो थोड़े समय बाद कार्य पूरा हो जाने पर उतार दी जाती थी। मध्यकाल में लोग अंगरखा आदि पहनने लग गए, पर वे भी प्राय ढीले ढाले और ऐसे होते थे जिनमें होकर वायु और प्रकाश शरीर को मिलते रहे। इस पोशाक में और भी कई विशेषताएं हैं। प्रथम तो यह सस्ती और सुलभ है। आजकल यह दशा है कि जितना दाम कपड़े का लगता है, लगभग उतना ही या थोड़ा कम उसकी सिलाई का लग जाता है। अच्छे सूती सूटों की सिलाई 25-30 रुपया या इससे भी अधिक लग जाती है। मुझे वहाँ समय याद है जब कमीज का अच्छा सफेद कपड़ा ट्यूल 5-6 आने गज आता था, पर एक नामी दर्जी उसकी सिलाई 1.25 रुपया मांगता था। इस प्रकार शौकीन ग्राहकों को 18 आने के कपड़े की सिलाई 20 आना देनी पड़ती थी। दूसरी सुविधा सफाई की है। धोती कुर्ता या दुपट्टा आदि को चाहे जब धोया और सुखाकर काम में लिया जा सकता है। हमारे यहाँ धार्मिक दृष्टिकोण से भी स्नान को अनिवार्य माना है और किसी तरह की अशुद्धि होते ही तुरंत वस्त्रों सहित स्नान करना पड़ता है और धुला हुआ वस्त्र दूसरा वस्त्र पहनना पड़ता है। यह कार्य धोती आदि से ही संभव है। कोट पतलून आदि को तो स्वयं धोया ही नहीं जा सकता और उसके सिवा उनमें कलफ इस्त्री आदि की भी सदैव आवश्यकता है, जो धोबी द्वारा ही पूरी हो सकती है। इस प्रकार कोट पतलून के धुलने का अवसर कई सप्ताह या महीनों बाद ही आता है। वे रंग के कारण चाहे गंदे दिखाई न पड़ते हों, पर जो स्वच्छता और शुद्धता नित्य धोए कपड़ों में प्राप्त होती है, वह उनमें कभी नहीं मिल सकती। अधिक कपड़े एक भार की तरह हैं। चाहे हम दुनिया को दिखावे और शान के विचार से बहुत से वस्त्र पहने रहें, पर वे वास्तव में एक भार के समान होते हैं। गर्मियों के मौसम में तो प्राय यह होता है कि हम फैशन के नियमानुसार पूरी ड्रेस पहनकर बाहर जाते हैं, पर उसके भार से प्राय पसीने से तरबतर हो जाते हैं और घर लौटते ही जल्दी से जल्दी कपड़ों को उतारकर संतोष की सांस लेते हैं। ऐसे लोगों से पूछा जाए कि फैशन की ऐसी गुलामी अथवा फॉर्मेलिटी किस प्रकार काम की, जिसके लिए इस प्रकार अनावश्यक कष्ट और स्वास्थ्य की हानि सहन करनी पड़े। सच्ची बात यह है कि इस प्रकार शरीर पर कपड़ों को लादना सर्वथा अस्वाभाविक है और इसे एक प्रकार से सभ्यता का अभिशाप भी ही कहा जा सकता है। जो आनंद और लाभ हमको प्रकृति के साहचर्य में मिल सकता है, वह इस प्रकार के दिखावटी कार्यों में हरगिज नहीं प्राप्त नहीं हो सकता। कपड़ों की अधिकता और उनसे होने वाले कुपरिणामों का वर्णन करते हुए एक लेख ने ठीक कहा है, वास्तव में कपड़ों की जरूरत हमको इसलिए पड़ती है कि हजारों वर्षों से प्रकृति विरुद्ध आहार विहार करते रहने के कारण हमारा शरीर बिल्कुल दुर्बल व शक्तिहीन हो गया है और रिवाज भी कपड़ों का इतना पुराना हो गया है कि हम समाज में कपड़ों के बिना ही जी ही नहीं सकते। बिना वस्त्रों के समाज में हमारी बड़ी हंसी होगी और निंदा भी, लोग बेशरम कहेंगे। इसीलिए हमको कपड़े पहनने पड़ते हैं और जरूरी भी है, अन्यथा कपड़ों से कोई लाभ नहीं, उल्टा वे हमारे स्वास्थ्य और वायु को छीड़ ही करते हैं।